चेन किस हेटेरो एटम से या फिर किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप का नाम या तो प्रीफिक्स बेसिक कार्बन चेन के नाम के पहले या फिर सफिक्स बेसिक कार्बन चेन के नाम के बाद आता है। और इन दो फैक्टर्स को मिलाकर हम होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नेम्स ऑफ The alcohol taken in activity 4.2 are named methanol, ethanol, propanol and butanol। ऊपर वाली एक्टिविटी 4.2 जिसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसमें यह है मिथानॉल, यह है इथानॉल, यह है प्रोपानॉल और यह है ब्यूटानॉल। वैसे मैंने इसे रेफरेंस के लिए यहाँ भी लिख रखा है। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। कार्बन कंपाउंड का नामकरण नोमेनक्लेचर इन 4 मेथड्स को फॉलो करके किया जाता है। पहला है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। जिस कार्बन कंपाउंड का हमें नामकरण करना है, हम सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हैं। A compound having 3 carbon atom would have the name propane। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है तो वो प्रोपेन कहलाएगा। और ये बातें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक है आई बटन पे, आप जरूर देख लें। Second, in case a functional group is present, it is indicated in the name of compound with either a prefix or suffix as given in table 4.4। टेबल 4.4 नीचे है, उसे हम बाद में देखेंगे। अभी कार्बन कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने के बाद हम ये सर्च करेंगे कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम प्रीफिक्स या सफिक्स में जो एप्रोप्रिएट नेम है वो ऐड करेंगे। इसके बारे में टेबल 4.4 में बताया गया है, जिसे हम नीचे देखने वाले हैं। थर्ड, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सफिक्स, द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई। अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो सफिक्स की तरह कार्बन चेन के नेम के बाद ऐड होता है, तो हम बेसिक कार्बन चेन के नेम का ई हटा देंगे। जैसे कि प्रोपेन है और उसमें अल्कोहल जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो हम प्रोपेन का ई हटा के उसमें OL जोड़ देंगे और फाइनल कंपाउंड बनेगा हमारा प्रोपानॉल। किस चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा तो हम क्या नाम लिखेंगे, हमें टेबल 4.4 में यही बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अ 3 कार्बन चेन विथ कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन फॉलोइंग मैनर, प्रोपेन माइनस ई दैट इज इक्वल टू प्रोपान प्लस ओन प्रोपानोन। फोर्थ, if the carbon chain is unsaturated, then the final ane in the name of the carbon chain is substituted by ene और आइन। पिछली वीडियो में हमने इस बात पे विगरस डिस्कशन किया है इन और आइन के बारे में कि डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ 3 कार्बन चेन विथ अ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो हम इसे प्रोपेन कहते। इफ इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड इट वुड बी कॉल्ड प्रोपाइन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम इसे प्रोपाइन कहेंगे। तो कार्बन चेन के नोमेनक्लेचर के लिए आपको ये चारों रूल्स याद होने चाहिए। तो आइए अब आगे देखते हैं। यह है हमारा टेबल 4.4, इसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे। इसमें एक मजेदार बात यह है कि अगर किसी कार्बन चेन के अंत में हेलोजन अटैच रहेगा तो उसका नाम लिखते वक्त हम उस हेलोजन के नाम को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, मतलब बेसिक कार्बन चेन के नाम के पहले लिखते हैं। और बाकी अगर कोई भी ग्रुप है तो सारे में हम सफिक्स लिखते हैं, मतलब कार्बन चेन के नाम के बाद अटैच करते हैं। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा हेलोजन। अभी केवल हेलोजन ऐसा है जिसका नाम हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ दे रखा है क्लोरोप्रोपेन। अगर हमें इसका नाम लिखना है तो हम सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे। तो इसमें 3 कार्बन एटम है, इसलिए ये प्रोपेन हुआ। एक क्लोरीन अटैच है। हम जानते हैं कि हेलोजन होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, और क्लोरीन के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो है क्लोरो। तो ये क्लोरो हम कार्बन चेन के बेसिक नेम के पहले लगाएंगे। क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करते हैं, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो यूज करते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज करते हैं, आयोडीन के लिए आयोडो यूज करते हैं। अगर रेस्पेक्टिव कंपाउंड के नेम की बात की जाए तो क्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन, इस तरह से कंपाउंड बनेंगे। यहाँ इन्होंने ब्रोमोप्रोपेन के बारे में बताया भी है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो है ऑल। इसे हम बेसिक कार्बन चेन के नेम के बाद लगाते हैं। अगर कहीं हमें ये कंपाउंड मिलेगा तो हम सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन काउंट करेंगे, जो कि है 3, इसलिए ये प्रोपेन है। अभी इसमें अल्कोहल लगा है, OH लगा है। अल्कोहल के लिए हम OL सफिक्स यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपानॉल। सिमिलरली हम एल्डिहाइड के लिए AL यूज करते हैं, कीटोन के लिए ONE यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम OIC एसिड लगाते हैं, प्रोपानोइक एसिड।
एसिड। अगर कार्बन कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो हम ईन लगाते हैं प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन लगाते हैं प्रोपाइन। आपको ये वाले टेबल को याद रखना चाहिए। यह है क्वेश्चंस, इसे हम अलग वीडियो में देखेंगे। 4.3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। In this section, we will be studying about some of the chemical properties of carbon compounds. Since most of the fuels we use are either carbon or its compounds, we shall first study combustion. तो ज्यादातर जो ईंधन हम यूज करते हैं, जो फ्यूल हम यूज करते हैं, वो या तो कार्बन या फिर कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए हम सबसे पहले कंबसन पढ़ेंगे। 4.3.1 कंबसन। कंबसन का हिंदी में मतलब दहन होता है, शुद्ध हिंदी में, और साधारण शब्दों में जलना। कोई भी चीज जल रहा होता है तो कहते हैं कि कंबसन हो रहा है। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। कार्बन के जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो सारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, ये तीन चीजें रिलीज करते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। ज्यादातर कार्बन कंपाउंड जलने पे बहुत ज्यादा हीट और लाइट रिलीज करते हैं। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दैट यू लर्नड अबाउट इन द फर्स्ट चैप्टर। पहला है कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो देता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। दूसरा है मीथेन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। तीसरा है कि मेथनॉल जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। बैलेंस द लैटर टू रिएक्शंस लाइक यू लर्नड इन फर्स्ट चैप्टर। हमें बाद के दो रिएक्शंस बैलेंस करने हैं, तो ये दो बैलेंस्ड रिएक्शन यहाँ मैंने लिख रखा है। यहाँ दूसरे नंबर रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था। हमने O2 के पहले 2 लगा दिया, जिससे O2 के 4 एटम्स हो गए, और यहाँ H2O में 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन के भी 4 एटम हो गए, जो कि इससे बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन के भी कुल 2 और 2 4 एटम्स हो गए, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तीसरे में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कुछ भी बैलेंस नहीं था। हमने सबसे पहले कार्बन के आगे 2 लगाया, जिससे हमारा कार्बन बैलेंस हो गया। उसके बाद हमने लेफ्ट साइड के हाइड्रोजन के नंबर को काउंट करके, जो कि 3, 2, 5, 1, 6 हाइड्रोजन होता है, राइट साइड के H2O में 3 लगाया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, और राइट साइड में कुल ऑक्सीजन की संख्या 4 और 3 7 हो गई। और इसे देखते हुए हमने लेफ्ट साइड के ऑक्सीजन को बैलेंस किया, जिससे लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या 6 और 1 7 हो गई। ये हिट एंड ट्रायल मेथड हमने चैप्टर 1 में देखा था, और ये हमारे 2 रिएक्शन बैलेंस हो गए। एक्टिविटी 4.3 कॉशन। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। ये एक्टिविटी टीचर की मौजूदगी चाहती है। टेक सम कार्बन कंपाउंड्स, नेफ्थलीन, कैम्फर, अल्कोहल। बाय द वे, डोंट टेक अल्कोहल। जोक्स अपार्ट, आगे पढ़ते हैं। 1 by 1 ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न देम। हमें कार्बन के ये 3 कंपाउंड्स लेने हैं, नेफ्थलीन, कैम्फर और अल्कोहल। इन्हें हम एक मेटल स्पैचुला में रख के बर्न करेंगे। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। इन कंपाउंड्स को हीट करने के बाद हमें ये नोटिस करना है कि स्मोक जो है, धुआं, वो प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम। इज देयर अ डेपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड्स। जलते हुए फ्लेम के ऊपर हमें एक प्लेट रख के ये बात चेक करनी है कि जो फ्लेम है उससे धुआं निकल रहा है या नहीं। अगर स्मोक निकलेगा तो प्लेट पे डिपोजिशन होगा स्मोक पार्टिकल्स का। इस एक्टिविटी में हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि कंप्लीट कंबसन हो रहा है या नहीं। एक्टिविटी 4.4 लाइट अ बुनसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स और प्रेजेंस ऑफ स्मोक। हमें एक बुनसन बर्नर जलाना है, और नीचे के एयर होल को जैसे जैसे हम छोटा बड़ा करेंगे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम मिलेगा, और जहां एयर सप्लाई कम होगी वहां हमें स्मोक वाला फ्लेम मिलेगा, जिसे सूटी फ्लेम भी कहते हैं। When do you get a yellow सूटी फ्लेम? तो आपको पीला और धुआंधार सूटी फ्लेम तब मिलेगा जब आपका एयर सप्लाई लिमिटेड होगा, एयर सप्लाई कम होगा। When do you get a blue flame? ब्लू फ्लेम हमें तब मिलेगा जब एयर सप्लाई भरपूर होगा, दैट इज जब कंप्लीट कंबसन होगा। हमारा जो भी फ्यूल है जब वो पूरी तरह जलता है तब हमें ब्लू फ्लेम मिलता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड है वो हमें साफ सुथरे और ब्लू फ्लेम्स देते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो हमें येलो फ्लेम देते हैं जिसमें काफी स्मोक भी होता है। दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन अ मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। तो 4.3 में जो एक्टिविटी में हमने देखा
उसमें जो भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अगर बर्न करेगा तो हमें मेटल प्लेट के ऊपर डिपॉजिट देखने को मिलेगा। अगर बर्न कर रहा कंपाउंड सेचुरेटेड है तो हमें कोई डिपॉजिट देखने को नहीं मिलेगा मेटल प्लेट के ऊपर। हाउएवर, लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ इवन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग अ सूटी फ्लेम। अल्दो अगर बर्न कर रहा कंपाउंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एयर सप्लाई लिमिटेड है, उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जलने के लिए, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी सूटी फ्लेम देने लगेगा। कारण ये कि वो अच्छे से जल नहीं पाता है। The gas or kerosene stove used at home has inlets for air so that a sufficiently oxygen-rich mixture is burnt to give a clean blue flame. हम अपने घर में जिस भी स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने गैस स्टोव में देखा होगा, उसके बर्नर में काफी छेद होती है ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल सके गैस को जलने के लिए। If you observe the bottoms of cooking vessels getting blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted. अगर आपके घर के खाना बनाने वाले जो पतीले हैं, जो बर्तन हैं, अगर उनका आउटर पोर्शन जो फ्लेम पे रखा जाता है वो दिन ब दिन काला होता जा रहा है, इसका मतलब है कि आपके गैस स्टोव का जो फ्लेम है उसके होल्स ब्लॉक हो गए हैं और जो गैस है वो येलो फ्लेम दे रहा है, दैट इज अच्छे से जल नहीं पा रहा है और प्रॉपर कंबसन नहीं हो रही है, फ्यूल वेस्ट हो रहा है। Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. कोल और पेट्रोलियम में कुछ अमाउंट नाइट्रोजन और सल्फर का भी पाया जाता है। देयर कंबसन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर मेजर पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। और ये कोल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और सल्फर जब बर्न करते हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, जिनका हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने में बहुत बड़ा हाथ है। Why do substances burn with or without a flame? इसमें हम जानेंगे कि कोई सब्सटेंस फ्लेम के साथ या बिना फ्लेम के क्यों जलता है। Have you ever observed either a coal or a wood fire? क्या आपने कभी कोल या फिर लकड़ी के आग को देखा है? If not, the next time you get a chance, take a close look of what happens when the wood or coal starts to burn. अगर आपने नहीं देखा है तो अगली बार जब आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिए। You have seen above that the candle or LPG in the gas stove burns with a flame. हम ये जानते हैं कि कैंडल या फिर जो LPG हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो एक फ्लेम के साथ जलता है। However, you will observe that coal or charcoal in the अंगीठी sometimes just glows red and gives out heat without a flame. लेकिन अंगीठी में जहाँ पे कोल या फिर चारकोल को जलाया जाता है, ये चीजें बिना फ्लेम के जलती हैं। कोयला जब जल रहा होता है तो वो केवल लाल हो जाता है और हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट देता है। दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। इसके पीछे कारण ये है कि फ्लेम तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई गैसियस सब्सटेंस जल रहा होता है। When wood or charcoal is ignited, the volatile substance present vaporize and burn with flame in the beginning. जब कभी हम वुड या चारकोल को जलाते हैं तो उसमें जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस होता है वो वेपराइज करता है और शुरुआत में वो जल जाता है और बाद में जाके हमारे पास केवल ग्लोइंग रेड हॉट कोल ही बचता है। अ लुमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम ऑफ गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट्स टू ग्लो। जब किसी गैसियस सब्सटेंस को जलाते हैं तो हमें एक ग्लोइंग लुमिनस फ्लेम मिलता है। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। अगर आप किसी एलिमेंट को जलाते हो तो वो आपको एक विशेष तरह का कलर देगा जो कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। ट्राई टू हीट अ कॉपर वायर इन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो कॉपर वायर को गैस स्टोव पर जलाकर देखिए, आपको एक विशेष तरह का कलर मिलेगा। यू हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कंबसन गिव्स सूट विच इज कार्बन। हमने ऊपर देखा कि जब भी इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो हमें धुआं मिलता है जो कि वास्तव में कार्बन होता है। ऑन दिस बेसिस व्हाट विल यू अट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम टू? इस चीज को देखते हुए आप कैंडल के येलो फ्लेम के बारे में क्या कहेंगे? तो कैंडल में भी इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है तो सूट तो आपको वहां भी मिलेगा। Formation of coal and petroleum. Coal and petroleum have been formed from biomass which has been subjected to various biological and geological processes. कोल और पेट्रोलियम बायोमास के बहुत सारे बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद बनता है। कोल इज द रिमेन्स ऑफ ट्री, फर्न्स एंड अदर प्लांट दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कोल उन पेड़ पौधों से बना है जो कि लाखों साल पहले एग्जिस्ट करते थे। These were crushed into earth, perhaps by earthquake or volcanic eruption. They were pressed down by layers of earth and rock.
दे स्लोली डिकेड इनटू कोल। ये पुराने पेड़ पौधे या तो अर्थक्वेक के द्वारा या फिर वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा धरती के अंदर दब गए और धीरे धीरे डिके होके कोल बने। ऑयल एंड गैसेस आर द रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी। ऑयल और गैस उन छोटे प्लांट और एनिमल से मिलकर बना है जो समुद्र के अंदर दबे हुए थे। When they died, their bodies sank to the seabed and were covered by silt. Bacteria attacked the dead remains, turning them into oil and gas under high pressure they were being subjected to. जब ये छोटे प्लांट और एनिमल समुद्र में मरे, वे सी बेड में चले गए, समुद्र के निचले सतह पे, और वे सिल्ट के द्वारा कवर हो गए और बहुत ही हाई प्रेशर में बैक्टीरिया के अटैक के द्वारा ये ऑयल या फिर गैस में कन्वर्ट हुए। द ऑयल एंड गैस sipped into the porous parts of the rock and got trapped like water in the sponge. और ये ऑयल और गैस पोरस रॉक्स में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे जैसे कि स्पंज में पानी। कैन यू गेस व्हाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स या एनिमल के मरने के बाद जो डेड बॉडी थी उनकी उससे बने हैं। फॉसिल का हिंदी में मतलब होता है जीवाश्म। 4.3.2 Oxidation. Activity 4.5. Take about 3 ml of ethanol in a test tube and warm it gently in water bath. हमें 3 ml इथानॉल लेना है और उसे एक वाटर बाथ में रख के हम गर्म करेंगे। Add 5% solution of alkaline potassium permanganate drop by drop to this solution. उसमें हम 5% alkaline potassium permanganate KMnO4 ऐड करेंगे। Does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? जब शुरुआत में आप पोटेशियम परमैंगनेट के ड्रॉप डालोगे इथानॉल में तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट का कलर नहीं दिखेगा। इसके पीछे कारण ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इथानॉल के कांटेक्ट में आने के बाद उसे इथानोइक एसिड बनाता है, इसलिए आपको शुरुआत में पोटेशियम परमैंगनेट का असर नहीं दिखेगा। Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? अगर आप बहुत ज्यादा पोटेशियम परमैंगनेट मिला देंगे तो कलर डिसअपियर नहीं होगा। शुरुआत में जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डिसअपियर हो रहा था। बाद में जब हमने बहुत ज्यादा मिला दिया तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि कुछ पोटेशियम परमैंगनेट तो यूज हुआ जिसने इथानॉल को इथानोइक एसिड में ऑक्सीडाइज किया। अभी चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट का अमाउंट ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन में तो अपना असर दिखाएगा और आपको पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर दिखेगा। यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन फर्स्ट चैप्टर। हमने पहले चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा है। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबसन। कार्बन कंपाउंड को जला के हम उन्हें इजिली ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इन कंप्लीट कंबसन्स के अलावे हमारे पास ऐसे भी रिएक्शन हैं जिनमें अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गए। कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे कार्बन कंपाउंड्स जिनमें COH फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो ये है वो रिएक्शन जिसमें अल्कोहल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल रहा है। यह है अल्कोहल, इथानॉल और यह है इथानोइक एसिड। इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़वा देते हैं। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो इस कंपाउंड में इथानॉल में एक ऑक्सीजन ऐड करवा दे रहा है। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो वैसे कंपाउंड्स जो किसी दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़वा दें उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड। यहाँ पे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करा रहा है। दिस इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। 4.3.3 Addition reaction. Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbons. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पैलेडियम और निकल के प्रेजेंस में कुछ हाइड्रोजन एक्वायर करके, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, वो कुछ कैटलिस्ट जैसे कि पैलेडियम और निकल का इस्तेमाल करके कुछ हाइड्रोजन कहीं से पा लेते हैं और अपना डबल या ट्रिपल बॉन्ड लूज करके सैचुरेटेड बन जाते हैं। कैटलिस्ट्स आर सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अगर और प्रोसीड एट डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं बिना रिएक्शन को अफेक्ट किए। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट। और ये जो निकल वाला एग्जांपल है, जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको हाइड्रोजनेट करने में काम आता है।
Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chains. वेजिटेबल ऑयल में बहुत ज़्यादा लंबी अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होती है, जबकि एनिमल फैट्स में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन है। हमने निकल कैटलिस्ट की मदद से इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच करवा के इस डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट्स स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। वो अक्सर पतंजलि वाले बाबा आते हैं हमारे टीवी पे, कहते हैं ना शुद्ध सरसों का तेल। तो वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी होती है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो एनिमल फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और वो हमारे सेहत के लिए खराब है। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। वैसे ऑयल्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करते हो, हमें खाना पकाने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। 4.3.4 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव and are inert in presence of most reagents. Saturated hydrocarbons काफ़ी inert होते हैं और बहुत सारे reagent के presence में वो react नहीं करते हैं। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. लेकिन sunlight के presence में chlorine hydrocarbon से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। Chlorine can replace hydrogen atoms one by one. Chlorine एक एक करके hydrogen atom को हटा सकता है। This is called a substitution reaction because one type of atom or a group of atoms takes place of another. इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि एक दूसरे एटम ने पहले वाले की जगह ले ली। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विथ हायर होमोलोग ऑफ अल्कीन्स। और अल्कीन के जो हायर होमोलोग हैं, जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से काफी प्रोडक्ट्स बनाते हैं।